गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम पिछले चैप्टर्स के वीडियो आपको नहीं दे पाए थे, मैं थोड़ा उस पर फोकस करना चाह रही हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हम जनन स्वास्थ्य पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उसमें जो है एक तो टोटल हेल्थ होती है, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जनन संबंधी जो समस्याएं होती हैं, जैसे लड़कियों का अर्ली एज में मैरिज हो जाना, उनकी शादी होने के बाद जब वो गर्भ धारण करती हैं तो उन्हें किस प्रकार की परेशानियां आती हैं, या क्या अगर आपको जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पता नहीं है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें आ सकती है। इसीलिए जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया और ये चैप्टर आपको भी पढ़ाया जा रहा है ताकि आप सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयर हो सकें कि कोई भी मदर बच्चे को जन्म जब देती है तो उसको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, या दो बच्चों के बीच में वो अंतर कैसे रखें, एक प्रॉपर फैमिली प्लानिंग वो कैसे करें। तो इसमें मैंने आपको नोट्स भी दिए हैं और ये कुछ बुक्स के नोट्स हैं, ये भी मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। हम यहाँ पर जैसे आपको इसमें मैं देख रही हूँ, इसमें कई चीज़ें लिखी हैं कि सुरक्षित प्रसव कैसे हो, या ऋतुस्राव स्राव संबंधी परेशानियाँ, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कैसे, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। और इसमें अशिक्षा है, जो महिलाएं हैं कई जो हैं अनपढ़ होती हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि किस प्रकार से बच्चों में अंतर रखा जाए, या बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या हैं। तो इसमें क्यों ये सब बताया जा रहा है, इसमें सबसे पहले जो इसमें एक मेन कारण ये भी है कि जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या जो है इंडिया की बढ़ रही थी बहुत तेज़ी से, तो उसको कैसे कम किया जाए इसके लिए मैंने आपको बताया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू हुआ था 1951 में। मैंने आपको समझाया था कि 1951 से पहले जो जन्म दर थी वो मृत्यु दर के बराबर थी, तो इसलिए पॉपुलेशन एक कांस्टेंट रेट पे थी, यानी जितने पैदा हो रहे थे उतने ही मर रहे थे। आप जानते हो पहले लोगों के 10-14 बच्चे होना एक आम बात होती थी, लेकिन वो 10 या 14 जो होते थे वो सबके सब बचते नहीं थे, उसमें से अधिकांश मर जाते थे क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं था, बहुत सी बीमारियां थी। ठीक है, तो ये सब समय जो है कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन का कारण था। धीरे धीरे जब मृत्यु दर पे कंट्रोल हुआ, वैक्सीन बनी और लोगों में जागरूकता आई तो मृत्यु दर कम हुई। उसके साथ साथ जन्म दर भी थोड़ा कम होने एकदम से शुरू नहीं हुई थी, तो जन्म दर बढ़ती रही, मृत्यु दर घटती रही, उससे जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण संसाधनों की कमी होने लगती है, तो उसका सही उपाय यही है कि हम लोगों को जागरूक करें, किसी भी कपल को उन्हें बताएं कि आप एक प्रॉपर फैमिली प्लानिंग किस तरीके से करें। ठीक है, उन्हें सेक्स एजुकेशन के बारे में बताएं। तो इसमें जानते हो 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ हुआ था। ठीक है, और इसका मूल्यांकन भी किया जा रहा है, और इसी को जो है बाद में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसमें एक स्कीम चली 2005 से 2012 तक। लेकिन आज जो सबसे व्यापक है वह जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो है इसमें स्टार्ट किया गया, और इसके लक्ष्य के थे जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम था, जिसको शॉर्ट फॉर्म हम RCH कह देते हैं। इसका जो मेन मोटो था वो था शिशु और माँ की स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। ठीक है, जब जन्म हो तो बच्चा भी सुरक्षित रहे और माँ भी स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, क्योंकि पहले जो होता था प्रसव के दौरान बहुत सी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, शिशु मृत्यु दर को कम करना। देखिए, कोई भी देश में जो है जो बच्चों की मृत्यु होती है वो सबसे क्योंकि बच्चों में जो नई जन्मे बच्चे उन्हें ना हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, ना BP, ना शुगर। ठीक है, तो उनकी मृत्यु अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका कारण ये है कि कोई ऐसी बीमारियां बच्चों को हो रही हैं जो जिसके हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। ठीक है, तो दूसरा इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य था वो था शिशु मृत्यु दर को कम करना, और अंतिम जो इसका शिशु मृत्यु दर के साथ साथ मातृ मृत्यु दर को भी कंट्रोल करना, और अंतिम लक्ष्य था जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है,
इसमें इस कार्यक्रम को कई भागों में बांटा गया है, जैसे अनचाही सगर्भता का प्रबंधन एवं रोकथाम यानी अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, ऐसा गर्भ धारण हो जाना जो नहीं चाहिए। किसी के 3 बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, हम नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर गर्भ धारण हो गया तो उसका क्या प्रबंधन है या उसकी रोकथाम कैसे करें कि अनचाही गर्भ अवस्था ना हो। मातृ देखभाल, ठीक है, और चाइल्ड सर्वाइवल यानी बच्चे के पैदा होने के बाद उसके वैक्सीनेशन का प्रबंध करना कि बच्चे जो हैं वो स्वस्थ रहें और जीवित रहें। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रोकना, जनन तंत्र में संक्रमण हो जाता है देखिए, और हमारी कंट्री में तो अगर किसी महिला को उसके जनन अंगों में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो कभी नहीं बताएगी, और ये नहीं बताने की जो प्रॉब्लम होती है ये धीरे धीरे जनन अंगों में फैलती जाती है और धीरे धीरे ये कैंसर का कारण भी हो सकती हैं। तो इसमें मतलब आपको या किसी भी महिला को कभी भी जो है इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जाइए स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलिए, क्योंकि सेक्स ऑर्गन भी हमारे बॉडी के पार्ट है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मेल में भी सेक्स ऑर्गन्स में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स आ रही तो हम उसे अनदेखा करें, नहीं। आप जाइए डॉक्टर से बात करिए। इन्फेक्शन जैसे माउथ में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, माउथ में इन्फेक्शन हो जाता है ना, अल्सर हो जाता है, छाले हो जाते हैं, या हमारी नाक में इन्फेक्शन हो जाता है, नाक के थ्रू हमारी सांस नली में इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, ऐसे हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ओपन है, खुला हुआ है, तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। फीमेल में ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ब्लीडिंग होती है, तो उस दौरान अगर साफ़ सफाई ना रखें तो इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है, और अगर वो किसी को ना बताएं तो फिर वो इन्फेक्शन अंदर की बॉडी में प्रवेश करता है, जो बाद में बहुत ज़्यादा उनमें जो है बांझपन भी ला सकता है, या उनमें कैंसर का कारण भी ये हो सकता है। तो इसलिए ये कार्यक्रम भारत जैसे देश में बनाए गए, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम थी जो आदमी किसी से शेयर नहीं करता है, जो आदमी किसी को बताता नहीं है। ठीक है, तो इनके क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस दिशा में जो है बहुत सारे कारगर ये उपाय किए गए, ये कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है, और इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट में कमी लाना, ठीक है, युगल रक्षा दर में वृद्धि करना और व्यापक टीकाकरण, ये सब इन कार्यक्रमों के लक्ष्य थे। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेटजीज़ क्या क्या थी मैंने आपको ये भी बताया था। ऑडियो विजुअल जो श्रव्य दृश्य के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। ठीक है, RCH कार्यक्रम में, RCH जो कार्यक्रम था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, उसमें जो है लोगों को पोस्टर के माध्यम से समझाया गया, सारे पोस्टर वॉल्स पे चिपकाए गए, और क्या कहते हैं, दूरदर्शन, रेडियो, टीवी, इस प्रकार से नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को समझाया गया, डाक टिकट में छपवाया गया। ठीक है, जैसे आजकल आप देख रहे हो कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता की जा रही है, हर जगह उसके बैनर चिपकाए जा रहे हैं, रेडियो टीवी में उसके बारे में बताया जा रहा है। तो उस टाइम पे 1951 के बाद ये कार्यक्रम किए गए। आज भी ये कार्यक्रम किए जाते हैं, विभिन्न NGO के माध्यम से आपको समझाया जाता है और श्रव्य दृश्य टेक्निक से इसको बताया जाता है। तो ये इसकी स्ट्रेटजीज थी, उसके लिए जो है कार्यक्रम की कार्यनीतियाँ बनाई गई। ठीक है, और इसमें जो है उसमें माता पिता और शिक्षक और मित्रों की भूमिका भी बनाई गई। विद्यालय में भी आप देख रहे हो, आपके सिलेबस में ही अब सब कुछ दे दिया गया है, जननांग, सेक्सुअल एजुकेशन। तो ये सब क्यों आपको बताया जा रहा है, क्योंकि आप इस एज अवस्था में हो और आप कल को किशोरावस्था के बाद आपका परिवार होगा, आप एक फैमिली में प्रवेश करोगे, तो आपको ये सब चीज़ें जाननी ज़रूरी है। क्योंकि जब देश का युवा समझदार होगा, जागरूक होगा, उसे अवेयरनेस होगी, तभी तो देश का भविष्य बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को छुपाने से ये चीज़ में परेशानी ही आएगी, इसलिए इसको आपको बताया जा रहा है ताकि बताने से आप समझें इन चीज़ों को। और इसमें जो है उसमें जनन अंगों की संरचना, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किशोरावस्था में जब आते हैं तो आपके शरीर में क्या बदलाव होते हैं, आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ती है, तो आप उसमें एक उसको आप समझें कि मुझे इस तरीके से इसमें गलत बहाव में नहीं जाना है, मुझे ये सब चीज़ें क्या है, इस बारे में आपको समझाना। ठीक है,
और ये सब चीज़ें इसमें हैं। मैं आपको इसमें काफ़ी चीज़ें बता चुकी हूँ, इस पर हम ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ये नोट्स मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है। तो हमारा इसमें जो जनसंख्या विस्फोट को रोकने का मेन कार्यक्रम था, होता है कि हम जनसंख्या को कैसे रोकें, जनसंख्या जो वृद्धि दर है उसको कैसे रोकें। तो बर्थ कंट्रोल के लिए बेटा इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होती हैं, गर्भ निरोधक विधियाँ होती हैं। और ये आपने सुना है, देखा है टीवियों में, इनका बहुत ज़्यादा ऐड आता है, प्रचार किया जाता है। तो ये 2 प्रकार से होता है कि आप जो कपल हैं, जो फैमिलीज़ हैं, हस्बैंड वाइफ है, वो किस तरीके से ये प्लानिंग कर सकते हैं कि जो है हमें हमें कितने बच्चे चाहिए, और हमें जो है अब अपनी जो ये फैमिली प्लानिंग है इसको यहाँ पे पूरा कर लेना चाहिए। तो इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल 2 मेथड्स होती हैं। नेचुरल मेथड्स में होता है पीरियोडिक एब्स्टेंस, ठीक है। पीरियोडिक एब्स्टेंस का मतलब होता है कि इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मैंने आपको एक 28 दिन की साइकिल बताई थी। तो ये जो 28 दिन की साइकिल होती है, जो फर्स्ट डे से मेंस्ट्रुअल से स्टार्ट होती है, 5 दिन तक इसमें पीरियड्स आते हैं। इसमें जो सबसे ओव्यूलेशन का जो टाइम होता है वो 10वें दिन से और 17वें दिन तक माना जाता है। यानी 10वें दिन से और 17वें दिन तक आपको कभी भी अंडोत्सर्ग हो सकता है। और अंडोत्सर्ग होने के बाद यदि उसमें स्पर्म उसको मिल जाता है तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा और आपको एक किसी भी महिला को जो है वो गर्भधारण हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, मासिक धर्म के पश्चात 10 से 17 दिन तक कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है। तो इस समय जो है सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। किसी भी महिला को अगर वो गर्भधारण नहीं करना चाहती है तो उसे सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो ये एक नेचुरल मेथड है। दूसरा है लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये किस में होता है, जो मदर्स होती हैं जो नए बच्चे को जन्म देती हैं, तो जब तक कोई भी मदर एक्टिवली बच्चे को फीडिंग कराती है, अपना दूध पिलाती है, उस दौरान उसके बॉडी में जो है उस दौरान उसके बॉडी में ऐसे हार्मोन्स होते हैं कि ओव्यूलेशन उसमें नहीं होता है, तो गर्भधारण नहीं हो सकता है। तो एक्टिवली फीडिंग कोई भी महिला 6 महीने 8 महीने तक, तो इस दौरान जो है उसको गर्भधारण नहीं हो सकता है, क्योंकि नए उसमें FSH LH नहीं बनता है, तो नया ओव्यूलेशन नहीं होता है, नया फॉलिकल डेवलप नहीं होता। अगला है आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में 3-4 विधियाँ हैं। सबसे पहले हैं बैरियर्स यानी कि ऐसी चीज़ें जो स्पर्म को महिला के शरीर में प्रवेश करने से रोक दें, ठीक है, रोधक। बैरियर्स मीन्स रोधक। जैसे आपने सुना है कॉन्डम, ठीक है। तो कॉन्डम मेल कॉन्डम भी होता है, फीमेल कॉन्डम भी होता है। इसको जो है कॉन्डम को जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यूज़ किया जाता है ताकि स्पर्म जो है वो बॉडी के अंदर एंटर ना करें, ठीक है। डायाफ्राम्स हैं, सर्वाइकल कैप्स हैं, वॉल्स हैं। और अब जो कॉन्डम आ रहे हैं वो ऐसे कॉन्डम आते हैं कि उसमें स्पर्मिसाइड्स लगा होता है, यानी उसमें ऐसे केमिकल लगे होते हैं जो स्पर्म को नष्ट कर देते हैं। यानी इफेक्टिव कॉन्डम सब बाज़ार में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंगल टाइम यूज़ होते हैं, एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा इनको यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, देखिए यूट्राइन बोला गया है यूट्रस को, डिवाइस यानी यंत्र, ऐसे यंत्र जो यूट्रस में आरोपित किए जाते हैं, ठीक है। महिला के गर्भाशय में इनको डाला जाता है और ये लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। लगभग आज जो डिवाइस बन रही हैं वो 10 साल तक काम करती हैं। ये यूट्रस है, आप जानते हैं, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है और ये वेजाइना होता है नीचे, और यहाँ ये आपका फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। तो ऐसी डिवाइस होती है जिनको हम यहाँ यूट्रस में डाल देते हैं। यूट्रस में डालने से क्या होता है कि जो है ये गर्भ आरोपित नहीं होने देती हैं, ठीक है। तो ये जो डिवाइस होती हैं ये तो प्लास्टिक की बनी होती हैं, सिंपल सी। ये पहले आती थी प्लास्टिक की बनी, लिप्स लूप्स इनको कहते हैं। फिर कॉपर के बने आने लगे, तो कॉपर के जो बने हुए आए वो टी शेप या 7 शेप थे। तो जो टी शेप था वो इस प्रकार था, इसीलिए इसको कॉपर टी बोलते हैं, क्योंकि कॉपर का बना होता है। यही 7 आकार का होता है, इसलिए इसको कॉपर 7 बोलते हैं।
इनकी खासियत क्या है कि इनके चारों तरफ मैंने बनाया है कॉपर कॉइल्ड होता है, जो कॉपर आयन रिलीज़ करते हैं। तो ये कॉपर आयन जो है, जैसे अगर स्पर्म अंदर पहुंच चुका है तो इस स्पर्म को कॉपर आयन नष्ट कर देते हैं। थर्ड होता है इसी में इंट्रायूट्राइन डिवाइस, हार्मोन स्रावित करने वाले डिवाइस। ऐसे डिवाइस जो हार्मोन स्रावित करते हैं, इनको भी हम यूट्रस में फिट करते हैं। तो ये प्रोजेस्ट्रॉल और LNG हार्मोन्स धीरे धीरे सिक्रीट करते हैं, और ये गर्भाशय हार्मोन गर्भाशय की दीवार को कमज़ोर बनाता है, जिससे भ्रूण अध्यारोपित नहीं हो पाता है। तो ये हार्मोन क्या करते हैं, ये भ्रूण की, ये गर्भाशय की वॉल को कमज़ोर बनाते हैं, जिससे यूट्रस वहाँ पे रुक ही नहीं पाता है, ठीक है, यानी इसमें इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। जबकि ये जो डिवाइस होती है, ये वाली जो डिवाइस होती है, ये स्पर्म को नष्ट कर देती है, ठीक। उसके बाद थर्ड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं, गोलियाँ जिन्हें खाते हैं। तो खाई जाने वाली गोलियाँ, इनमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का मिश्रण होता है। कुछ गोलियाँ ऐसी होती हैं जिसमें केवल प्रोजेस्टेरोन होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, जो ये मिश्रित गोलियाँ होती है, प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो होता है ये कैंसर कारक होता है। तो केवल प्रोजेस्टेरोन वाली गोलियाँ बनाई गई, और इनको 21 दिन तक खाना होता है। आपके जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकंड दिन से 21 दिन तक खाना होता है। उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा फिक्स होती है, और उन गोलियों पे नंबर लिखा आता है, 1 डे, सेकंड डे, जैसे मालाडी। लेकिन ये जो है थोड़ा उनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। तो इसी क्रम में CDRI ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने, एक नॉन स्टेरॉयडल दवाई बनाई है जिसका नाम है सहीली, और ये बहुत अच्छा इनोवेशन है। इस सहीली में जो केमिकल है उसका नाम है सिलाक्रोमेन, एक इसमें केमिकल है, या इसका दूसरा नाम है और मैलोफैक्सिन, ठीक है, और मैलोफैक्सिन भी इसका नाम है, ये मैं आपको लिख के दे दूँगी, 2 नाम है इसके। तो सहीली नॉन स्टेरॉयडल है, इसमें स्टेरॉयड नहीं होता है, इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं होता है, और ये हार्मफुल भी नहीं होती। इसको हफ्ते में आप एक दिन, हफ्ते में कोई भी महिला इसको ले सकती है। अगला है स्पर्मिसाइडल जेल्स। ये जेल फीमेल के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। इसमें लैक्टिक एसिड या KMNO4 पाया जाता है, और ये जेल स्पर्म को नष्ट कर देता है। अगली मेथड जो केमिकल में है वो इम्प्लांट। तो इम्प्लांट में क्या होता है, एक सुई-नुमा डिवाइस होता है, इसे स्किन के नीचे लगा दिया जाता है, और ये लंबे समय तक हार्मोन स्रावित करते हैं और गर्भधारण होने से रोकते हैं, ठीक है। इसमें जो मैंने आपको कॉपर टी और ये 7 बताया, तो इसको किसी भी महिला के यूट्रस में इम्प्लांट करने के बाद ये लगभग 10 साल तक जो है काम करता रहता है। 10 साल के बाद फिर आपको इसको चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर ये जो दूसरा केमिकल है मैं आपको बता देती हूँ, सहेली में जो दूसरा केमिकल है उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। उसका नाम है, इसी का दूसरा नाम है सिलाक्रोमेन, का दूसरा नाम है ऑर्मिलोक्सिफिन, ठीक है। तो ये केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव है। फोर्थ मेथड है सर्जिकल मेथड, शल्य क्रिया। इसमें है वेस्क्यूटॉमी और ट्यूबेक्टोमी। वेस्क्यूटॉमी में मेल में जो वासा डिफरेंस होता है, शुक्रवाहक होता है, उसको काट देते हैं या उसमें नली बांध दी जाती है, जिससे शुक्राणु आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ट्यूबेक्टोटॉमी में फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है, जिससे सेकेंडरी ओसाइट तक इस पर नहीं पहुँचता है। हमारे देश में ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है सर्जिकल मेथड को, ठीक है, वो भी मेनली ट्यूबेक्टोमी फीमेल में, ठीक बेटा। तो आज मैं अभी इतना ही बताऊंगी, इससे आगे जो बचा हुआ है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। थैंक यू।